श्री यशवंत सिन्हा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं यही चेयर पे मिलते हैं। हम फिर नरेगा पर बोलेंगे, पहले हम बोल देते। झारखंड पर बोलना है। झारखंड में नरेगा भी है। कल जो आप बोले उसका जवाब देंगे ना। मैं सभापति महोदय, मैं 3-4 बातें आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला जो है वो ये है कि ये जो अनुपूरक मांगे आई हैं, इसको क्या इस सदन में लाना उचित है? झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, अभी 2 फेज चुनाव बाकी है। एक फेज कल होगा, लास्ट फेज 18 दिसंबर को। 30 सीटों का चुनाव होना अभी बाकी है। सिर्फ 51 का चुनाव हुआ है। उस समय इसको लाना यहां पर इस सदन के सामने, मैं मानता हूं कि सर्वथा अनुचित है। आचार संहिता का उल्लंघन है। ये जो आचार संहिता लगी हुई है उसका उल्लंघन है। चुनाव आयोग के द्वारा, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। झारखंड के चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आ जाएंगे और 23 दिसंबर के, मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन के भीतर एक सरकार का गठन हो जाएगा। वो सरकार फिर वहां पर विधानसभा बुलाकर अनुपूरक मांगों को पारित करा सकती है। 1 मिनट लेकर दीजिए श्री माननीय मंत्री। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। सप्लीमेंट्री प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। सप्लीमेंट्री क्या? पार्लियामेंट नहीं, क्या है? पेपर ले करना। पेपर ले तो पलानी मनक्कम नहीं करना। हाँ, पलानी जस्ट उनके बिहाफ में चिट्ठी आई आपके पास? या हाँ, चिट्ठी। क्या लिखा है? Sir, on behalf of my colleague Sri S.S. Palanimanikam, MOS Revenue, I beg to lay on the table of the House papers mentioned against his name in the supplementary list of today's business. Mentioned against his name. आपने थोड़ी करना। तो Papers mentioned against his name. सभापति महोदय, मेरा पहला ऐतराज जो है वो ये है कि इस सदन में इसको नहीं आना चाहिए। आज हम लोग 11 दिसंबर को इस सदन में इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। 23 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, जैसा मैं कह रहा था। 12 दिन का समय और उसके बाद सरकार का गठन, और उसके बाद सरकार अपनी व्यवस्था जैसे चाहेगी वैसे झारखंड में चलाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसमें आपके नेता का भी सहयोग मिल रहा है, छड़ी वाले बाबा, कि हम एनडीए स्पष्ट और आरामदेह बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार बनेगी। 25 दिसंबर जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उस दिन हम लोग तोहफे के रूप में उनको सरकार झारखंड की अर्पित करेंगे और उसके बाद वह सरकार आगे काम चलाएगी। कहां एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड चाहिए, कहां नहीं चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, उस सरकार के ऊपर छोड़िए। यह सरकार क्यों तय कर रही है? सिर्फ मुश्किल से 15 दिन का मामला है। और मैं ये देख रहा था, ये जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने रखा है और ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड रखा है, इसमें हर आइटम को मैं देख रहा था। इसमें ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको 15 दिन के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। कौन सा आइटम है, मैं चाहूंगा मंत्री महोदय मुझे बताएं कि उसके बगैर झारखंड की सरकार रुक जाती, कोई बहुत आवश्यक काम रुक जाता और
ये पास कराना आज के दिन आवश्यक था। इसलिए मैं तो मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा इस सदन से भी कि वह इसको वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो ये सदन इसको खारिज कर दे, इसके खिलाफ वोट करें। दूसरी बात कि ये देखिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, इसमें आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में एक आइटम है कि तमाड़ विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसका खर्चा इस सप्लीमेंट्री डिमांड में दिखाया जा रहा है। तमाड़ विधानसभा आप सब जो लोग इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि उस समय के मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन इस साल के जनवरी के महीने में चुनाव लड़े तमाड़ से गए और हार गए। उसके बाद 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन वहां लगा। यहां जब उस राज्य का बजट पेश किया गया तो वह आइटम क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? ये जनवरी का आइटम 2009-10 के बजट में नहीं इंक्लूड किया था जो खर्चा किया जा चुका है। उसी तरह इसमें अनेक ऐसे आइटम्स हैं सभापति महोदय जो मैं देख रहा था जिसको कि अगर ढंग से बजट बनाया जाता तो उसी समय उसको इंक्लूड करना चाहिए था। जब बजट बन रहा था, जो बिंदु मैंने भारत सरकार के सप्लीमेंट्री डिमांड्स और ग्रांट्स के बहस में रखा, उस बात को मैं और जोरदार तरीके से झारखंड के सप्लीमेंट्री डिमांड्स में रख रहा हूं कि ये तो इतना जबरदस्त मैं क्या कहूं अकुशलता है, इतना मजाक है ये कि जो आइटम्स जनवरी में हुए, फरवरी में हुए, वो जुलाई अगस्त के बजट में शामिल नहीं किए गए झारखंड के बजट में। कौन बनाता है इस तरह का बेकार बजट वहां पर? रियली इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि उसमें जिन जिन आइटम्स को हम एंटिसिपेट कर सकते थे बजट में उसको एंटिसिपेट नहीं किया गया और सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आ गए कि साहब ये हमको चाहिए। और उसी के चलते जो 150 करोड़ का कंटिजेंसी फंड था, आकस्मिक निधि, उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आए कि इसको 500 करोड़ करो। क्या आवश्यकता थी उसकी? इसमें कहीं पर भी आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स अनुपूरक मांगे पेश की, कहीं पर भी इसमें मैं खोज रहा था कि लिखा जाता कि अब तक कितना खर्च हो गया, किस आइटम पर कितना खर्च हुआ। कम से कम सितंबर तक का तो फिगर आप देते कि सितंबर के महीने तक इतना खर्च हुआ। उसके बाद आप कहते हमको इतना चाहिए तो हम आपको उपलब्ध कराते। वो स्टेटमेंट महोदय इसमें नहीं है। और मैं आपको कहूं कि ये अखबारों में जो बात छपी है झारखंड के बजट के बारे में कि योजना मद में 8,200 करोड़ की योजना मद है, उसमें 2,056 करोड़ शायद नवंबर के अंत तक का फिगर है। 8,200 करोड़ के खिलाफ सिर्फ 2,056 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। किस बात का सप्लीमेंट्री डिमांड योजना मद में, जब खर्चा ही नहीं हो रहा है? बचा हुआ है। केंद्रीय योजना 1,355 करोड़, खर्च 244 करोड़। 11 गैर योजना 13,437 करोड़, खर्च 4,002 करोड़, 4,200 करोड़। कुल बजट 22,999 22,992 करोड़, खर्च 6,500 करोड़। यही खर्च है नवंबर एंड तक। और उसका कह रहे हैं सप्लीमेंट्री दो। काहे के लिए सप्लीमेंट्री दो? किस बात के लिए सप्लीमेंट्री? नहीं, वो उसका हिसाब ये है, उसका हिसाब अलग है। वो मैं दूंगा, उसको जोड़ने के बाद बचेगा। तो कोई स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है अप टू द एंड ऑफ सितंबर। और वो कह रहे हैं, और अखबारों में जो बात छप रही है उसके अनुसार हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं खर्च के मामले में। तो मंत्री महोदय को बताना पड़ेगा, अगर उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कि काहे के लिए चाहिए उनको, किस बात के लिए। जब खर्च ही नहीं हो रहा है तो एडिशनल पैसा क्यों दिया जा रहा है झारखंड सरकार को?
अब आप देखिए कि इसमें जो मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातें हैं। रेलवे के लिए हम जो राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हमने व्यवस्था की है। अब राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है वो पता था, हम लोगों के समय में ये तय हुआ था कि नई लाइनें झारखंड में बिछाई जाएंगी, उसमें 2/3 रेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार देगा, 1/3 झारखंड सरकार देगी। अब ये तो कितने दिन पहले का कमिटमेंट है। बजट बना तो उसमें 1/3 कंट्रीब्यूशन के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई कि अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स में उसको लाया जा रहा है। कहीं कुछ बात समझ में आती नहीं है कि इसका यह हाल क्यों हुआ। उसी तरह जो वसूली की स्थिति है वह भी अच्छी नहीं है। वसूली जितना होना चाहिए उससे बहुत कम वसूली हुई है और झारखंड का जो बजटरी घाटा है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अब आप जानते हैं कि ओवरऑल तस्वीर क्या है झारखंड की, अगर मैं आपके सामने रखूं कि धीरे धीरे करके जो कर्ज का भार है झारखंड के ऊपर वो बढ़ता चला गया और 22,000 करोड़ रुपया अभी कर्ज है झारखंड के ऊपर। और उसमें घोटाला आप लोग जानना चाहते थे, 4,575 करोड़ रुपए का घोटाला है। 22,000 करोड़ रुपए का ऋण है और 4,575 करोड़ का घोटाला है। अभी वित्त मंत्री जी परसों झारखंड में थे और उन्होंने वहां जो मीडिया को कहा उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है। यह देश के वित्त मंत्री का बयान है रांची से। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है, इस कारण महंगाई का असर यहां अधिक है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए चीनी, खाद्य तेल, दाल, चावल सस्ती दरों पर मिलती है। यदि जन वितरण प्रणाली ठीक रहती तो यहाँ के गरीबों को चीनी 5 रुपए किलो उपलब्ध होता। ऐसा नहीं होने के कारण झारखंड में महंगाई का ज्यादा असर पड़ा है। ये वित्त मंत्री जी का बयान है। यहाँ पर आप कह रहे हैं क्या मंत्री महोदय, उनके जो राज्य मंत्री महोदय हैं उनका इस सदन के सामने स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवी शुगर हैज बीन स्टार्टेड, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड। आप बताइए, आप झारखंड के सांसद हैं, मैं झारखंड का सांसद हूं कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स कहां हो रहा है झारखंड में? आप बताइए, आप झारखंड के सांसद हैं, मैं झारखंड का सांसद हूं कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स कहां हो रहा है झारखंड में? लेवी शुगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कहां चल रहा है? और या तो राज्य मंत्री महोदय ने इस सदन को गुमराह करने के लिए यह स्टेटमेंट पेश किया, या यहां जो कल परसों कह के आए हैं हमारे उनके सीनियर वित्त मंत्री महोदय, उन्होंने सही बात नहीं कही। क्यों नहीं कहेंगे सही बात? जब वो रांची गए थे, जब वहां पर उन्होंने बयान दिया चुनाव के समय और ये कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है, तो क्या है इसमें डोर स्टेप में हम ये कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल असत्य बात ये लिखी हुई है कि चीनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिल रहा है, फूड ग्रेन्स को डोर स्टेप पर डिलीवर कर रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सही कौन है ये या वो तो वो बताएंगे ना कि कौन सही है। दोनों के बीच में जो विरोधाभास है उसको मैंने आपके सामने सभापति महोदय रखा। अब जब जन वितरण प्रणाली फेल हो गई तो इसमें बहुत सारे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं जो जन वितरण प्रणाली से ही संबंध रखते हैं कि हम फ्री फूड ग्रेन्स के लिए इतना चाहिए, वो इतना चाहिए, वो सब बेकार है। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अब आप देखिए, कल यहां पर नरेगा के ऊपर चर्चा हो रही थी, जनरल चर्चा हो रही थी। उनकी दुखती रग है, क्यों बोलते हो? और एक सदस्य वहां बैठे थे,
एक सदस्य, उन्होंने खूब जोर जोर से कहा कि नरेगा ऐसी योजना दुनिया भर में कहीं नहीं चली। नहीं सदस्य वो सदस्य तो- सभापति की कुर्सी पर बैठे। सभापति महोदय, नरेगा में जितने जॉब कार्डधारी बने ना, उसके बाद मैंने जाके कुछ और जांच की उस वक्तव्य के बाद, कि झारखंड में जितने जॉब कार्ड धारक हैं उन सबको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4000 करोड़ रुपए की आवंटन की आवश्यकता है। 4000 करोड़ रुपया। अब पिछले वर्ष, इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष 4000 करोड़ रुपया जो आवंटन था, उसके बदले जो जरूरत थी उसके बदले आवंटन हुआ था 2500 करोड़ रुपया। 2500 करोड़ रुपया, तो आवंटन ही कम रहा। उसके बाद अब आप देखिए, सितंबर के महीने में वहां के राज्यपाल महोदय का एक बयान आया जो अखबारों में छपा, नरेगा फेल, 10 अरब लैप्स। हाँ, अब 10 अरब 1000 करोड़ रुपया, 2500 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, 1000 करोड़ रुपया उसमें राज्यपाल महोदय के अनुसार वापस लौट गया भारत सरकार को, क्योंकि खर्च नहीं हो पाया। तो खर्च कितना हुआ? 1500 करोड़ रुपया। कितनी की आवश्यकता थी? 4000 करोड़ रुपया, और ये हो गया 1500 करोड़ रुपया। उसके बाद उन्होंने सब कहा कि कैसे फेल हो गया है, क्यों फेल हो गया है। उनके एक एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं राष्ट्रपति शासन में, जिनका नाम है जी कृष्ण। उनका बयान छपा है, उसमें कहा इस अखबार में कि इस अवसर पर राज्यपाल के सलाहकार जी कृष्णन ने कहा कि नरेगा की योजनाओं को लागू करने में सबसे भ्रष्ट जेई है। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर। बीडीओ उससे भी भ्रष्ट है। जेई सोचता है कि जो कर रहा है वह अच्छा है, वही अच्छा है। ग्राम सभा पर उसको विश्वास नहीं है सभापति महोदय, ग्राम सभा पर उसको विश्वास नहीं है। और नरेगा जब तक सफल नहीं होगा, जब तक गांव को और गांव के थ्रू पैसा नहीं मिलेगा। अब ये सब कोई जानता है कि हमारे यहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, और इसलिए सरकारी पदाधिकारी इसको चलाते हैं। कहीं नहीं होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के नाम पर सरकारी दफ्तर में लोग बैठकर वहां पर उसकी कार्यवाही तय कर देते हैं, वहीं पर ठेकेदार तय हो जाता है। बैंक अकाउंट की बात हुई, बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। वहां पर पता नहीं कितने दिनों तक लोगों को पैसे का, मजदूरी का भुगतान नहीं होता। और बैंकों की हालत यह है कि लोग जब जाते हैं तो बिना पैसे लिए हुए बैंक के पदाधिकारी उनको पैसा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। हर स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार झारखंड में है, और उससे नरेगा भी अछूता नहीं है। और अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो राज्यपाल महोदय का खुद का बयान, उनके सलाहकार का बयान इस बात को साबित करता है। अब आप देखिए कि छोटी सी बात, मुझे जब हमारे उपनेता ने झारखंड में फोन करके कहा कि यहां आपको, अगर आप आ रहे हैं तो इस विषय पर बोलिएगा, तो 2-3 दिन के अखबार को मैंने जरा ज्यादा गौर से देखा। एक हेडलाइन क्या है? सी सहित 4 इंजीनियर सस्पेंड। सी मतलब चीफ इंजीनियर सहित 4 इंजीनियर सस्पेंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। किसानों से प्राप्त बीज के पैसे खा गए कृषि पदाधिकारी। हाँ। एक जिला है बोकारो, छोटा जिला है, सब जिले अब छोटे हैं। एक जिले में BRGF, बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट फंड जो है, उसमें 41 करोड़ का घोटाला। एक जिले में 41 करोड़ का। जिला कैसे बचेगा? ये सब जमीनी स्तर पर जो हो रहा है। DGP से जवाब तलब
क्योंकि सीक्रेट फंड का घोटाला हो गया। डीजीपी से जवाब तलब। सब राष्ट्रपति शासन 2 आईएएस अफसरों के ऊपर कार्रवाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना का अन्न वो निगल गए, लोगों तक नहीं पहुंचे। बोरा भी खा गए। बीज वितरण में गड़बड़ी, फंसेंगे अधिकारी। विष्णुगढ़ में जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, नरेगा का 2 करोड़ रुपया बकाया, 2 करोड़ रुपया बकाया सभापति महोदय। बकाया किसका? मजदूरों का। पैसे नहीं देता है, काम करके बेचारा बैठा हुआ है, महीनों गुजर जाते हैं, पेमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं पेमेंट होता है? कि जब तक वो पैसा नहीं खिलाएगा तब तक उस मजदूर का पेमेंट नहीं होगा। और ये सब जो व्यवस्था बनी है ना कि बैंक में जमा हो जाएगा सीधे और ऐसे हो जाएगा और वो जाके आराम से बैंक में निकल जाएगा, वो सब कागज पर है, कम से कम झारखंड में लागू नहीं है। धीमी गति से हो रहा है राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम। 1.5 साल में मात्र 22 गांव का विद्युतीकरण हुआ। 1.5 साल में 22 2010 तक पूरा कर देंगे। करोड़ों खर्च के बावजूद हजारों लाभुक आवासहीन। यहां पर नरेगा से ही संबंधित है, जिसमें कि कहा गया है कि एक जिला है जो ये एनजीओ है ना, एनजीओ और कुछ कुछ धार्मिक एनजीओ भी झारखंड में खूब चलता है। धार्मिक एनजीओ करोड़ों करोड़ 400 करोड़ रुपया धार्मिक ये एनजीओ को दे दिया गया नरेगा के नाम पर कि आप चलाएंगे एक पर्टिकुलर जिले में, जहां पर कि खास तौर पर एक व्यक्ति का प्रभाव है, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, दूसरे सदन में। वहां पर दे दिया गया नरेगा में एनजीओ को उनके कहने पर 20 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, और कुछ खर्च नहीं हुआ। अब लोग लगे हैं कि किसी तरह उसको वापस लिया जाए। कितना कहें, कितना कहें। अब अगर यहां से आप ये सप्लीमेंट्री डिमांड से भेजते हैं पैसे और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगता है, तो मैं बहुत गंभीरता के साथ इस सदन में इस बात को कह रहा हूं कि इस पैसे का भी वही हश्र होगा जो कि पहले गए पैसों का हुआ है। और यह सदन यहां नहीं बैठा है इसलिए कि हम लोग अनुमति दे दें और पैसे लुट जाए। वहां जाकर झारखंड में सभापति महोदय सिर्फ ऊपरी लेवल पर, मधु कोड़ा के लेवल पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वही समस्या नहीं है, वो तो समस्या है ही है, लेकिन उस सब के चलते निचले स्तर पर जो अब भ्रष्टाचार पहुंच गया है, उसका कैंसर हमारे बॉडी पॉलिटी में फैलते फैलते अब हर अंग को टच कर रहा है। और कोई नहीं, हेलीकॉप्टर चलता था राज्य सरकार का, उसमें हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग हुआ। अब बार बार राज्य सरकार से मांगा जा रहा है कौन चढ़ा, नहीं चढ़ा, बहुत लोग चढ़े, नामे नहीं एंटर किया। आप सुन सकते हैं कि इस तरह के सिविल एविएशन रूल्स का लोग अपनी फैमिली प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, उसको बपौती समझ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उसमें जो चाहे चढ़ जाए। राज्यपाल, मैं आता हूं राज्यपाल, मधु कोड़ा के समय कि आप सोचिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार जब वहां पर है, नारेगा हो, विकास की दूसरी योजनाएं हो, तो क्या हम वहां पर पैसे को लूटने के लिए उपलब्ध करा दें? मैं ये कहता हूं इस सदन में कि झारखंड को एक भी पैसा अभी देने की जरूरत नहीं है जब तक वहां पर एक चुनी हुई सरकार बहाल नहीं हो जाए। और चुनी हुई सरकार जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाती है तब तक वहां पर एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। यहां पर बात हो रही है करप्शन की ऊपर। अब आप देखिए, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बना दिए गए, किसने बनाया? किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं यही कह सकता हूं, हमने नहीं बनाया, समर्थन देके बनाया, सीधे को बनाया, इन्होंने बनाया। इन्होंने नेतृत्व संभाला कि एनडीए की सरकार को गिराकर निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को, निर्दलीय जो विधायक थे उनको बना दो, बन गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ उनके 23 महीने में वो अब दुनिया के सामने है।
लेकिन सबसे जो उसमें आश्चर्य की बात है कि उसमें जानते हैं कौन कौन लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बताएं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है प्रवर्तन निदेशालय का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इनकम टैक्स का, ये दोनों केंद्रीय एजेंसीज हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है राज्य के निगरानी विभाग का। बहुत दिनों तक हम लोग कहते रहे कि भाई इसमें करप्शन की जांच कहां हो रही है, इनकम टैक्स क्या करेगा? इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा। डिपार्टमेंट का काम करप्शन इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है ना। वो तो अपना इनकम टैक्स कहेगा कि भाई इतना तुम्हारा इनकम हुआ, इस पर टैक्स दो। अगर उसमें कोई जानबूझकर किसी ने छुपाया है तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो पेनल्टी लगाएगा। भ्रष्टाचार के लिए वो मधु कोड़ा को, उनके सहयोगियों को वो कोर्ट कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है इनकम टैक्स। प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है? प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, यहां का पैसा बाहर गया है, तो वो उसकी जांच करेगा। कर भी रहे हैं। लेटर रोगेटरी आज ही मैंने अखबार में देखा, भेज रहे हैं, कोर्ट की परमिशन ली है और 7 मुल्कों में जा रहे हैं ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग देखने के लिए कि उन्होंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया। वो पिकनिक मना लेंगे। अब वो पिकनिक मनाएं, क्या करेंगे? और 7 मुल्कों में जाएंगे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं करेगा। भ्रष्टाचार की जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होगी, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या तो स्टेट की निगरानी जांच करेगी या सीबीआई जांच करेगी, तीसरी कोई संस्था जांच नहीं करेगी। लोकायुक्त भी। तो अब सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, राज्य की निगरानी जांच करने जा रही है। राज्य की निगरानी क्या जांच कर रही है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है। और हम सब जानते हैं कि यहां कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, बहुत ही एमिनेंट लॉयर हैं, कि आय से अधिक संपत्ति का मामला जब आता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है उसको प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में। और हम लोग जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ वो फेल कर गया है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी तक 2 चीजों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। स्पेसिफिक केसेस ऑफ भ्रष्टाचार हुए हैं, माइनिंग लीज दिया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, और केस रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, तो किसी में ये बात जो है कि भाई आय से अधिक संपत्ति का मामला तो समझ में आता है कि उसने पहले भ्रष्टाचार किया तब संपत्ति अर्जित की, तो आप आय से अधिक संपत्ति का मामला चालू करें उसके खिलाफ। लेकिन उसने आय से अधिक उपलब्ध कैसे किया, उसकी आय कहां से वो पैसा आया? अब इसमें 2 बातें जो मैं कह रहा था बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि मधु कोड़ा ने तो वो नोट नहीं लिखा फाइल में कि फला फला व्यक्ति को या कंपनी को लीज, माइनिंग लीज दे दिया जाए। किसी पदाधिकारी ने लिखा होगा। वो कौन पदाधिकारी था? आज तक किसी भी अखबार में मैंने ऐसे पदाधिकारी का नाम नहीं पढ़ा है। आज तक इस बात की कहीं जांच नहीं हो रही है कि किस पदाधिकारी ने फाइल में क्या लिखा जिस पर कि मधु कोड़ा ने अपना हस्ताक्षर किया होगा। तो कैसे पदाधिकारी बिल्कुल बचे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या जांच हो रही है? आय से अधिक संपत्ति स्टेट निगरानी जांच करेगी तो उसमें क्या पदाधिकारी आएंगे चक्कर में, परिधि में आएंगे? नहीं आएंगे। दूसरा कि 4000 करोड़ रुपए का घपला हो गया, तो किसी ने दिया होगा ना। उसने तो भारत सरकार के मिंट में तो नहीं प्रिंट किया उसको, किसी ने उसको दिया। किसने दिया यह जांच नहीं हो रही है। किसने दिया इस बात की जांच नहीं हो रही है। किसी कंपनी ने दिया होगा जिसको फायदा हुआ होगा, उसकी जांच कौन कर रहा है? कोई नहीं। मैं इस सदन में ये आरोप लगाता हूं भारत सरकार के ऊपर कि जानबूझकर मधु कोड़ा के मामले को ठंडे बस्ते में क्यों? क्योंकि मधु कोड़ा की डायरी के पृष्ठ जो हैं वो अखबारों में छपे हैं, उसमें नाम लिखे हुए हैं कि फला 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 को उसने दिया। जरा सी जांच होगी
तो पता चल जाएगा कौन कौन लोग उसके लाभुक हैं, किसने फायदा उठाया, किसने फायदा उठाया। अब एक तरफ तो ईडी की जांच हो रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इनकम टैक्स, तो सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराते, क्यों नहीं कराते सीबीआई की? कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस चुनाव प्रचार के दरमियान झारखंड गए, उन्होंने प्रेस को कहा कि हो सकता है कि सीबीआई की जांच भी हो जाए। हो सकता है नहीं, कराओ सीबीआई की जांच। मैं सदन में मांग करता हूं, सीबीआई की जांच कराओ, इन सब लोगों को पकड़ो। देश का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। पूरा झारखंड प्रदेश बदनाम हुआ, पूरा देश बदनाम हुआ, और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं कि इनकम टैक्स ले ले, प्रवर्तन निदेशालय ये कर ले, और स्टेट की निगरानी जांच करे। स्टेट की निगरानी जाएगी लाइबेरिया में देखने के लिए कि उसने माइंस खरीदे कि नहीं वहां पर। तो सीबीआई की जांच उसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात, वहां पर एक राज्यपाल महोदय थे, राष्ट्रपति शासन लग गया 19 जनवरी को, राज्यपाल महोदय के ठाठ बन गए, मैं नाम नहीं लूंगा। और आप जानते हैं सभापति महोदय कि उस राज्यपाल महोदय के 2 निकटतम जो पदाधिकारी थे, उन दोनों के ऊपर सीबीआई का रेड हो चुका है, और दोनों के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, और वो कार्रवाई उनके ऊपर होगी। और इस चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी के जो नेता गए झारखंड, उन्होंने कहा, देखा हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लड़ते हैं। हम लोगों ने उस राज्यपाल को यहां से ट्रांसफर कर दिया, आसाम भेज दिया, और उसको जहां भेजा उसके बाद उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी नहीं, उसको घर भेज दिया। क्या यही पनिशमेंट होना चाहिए? मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करता हूं कि उस राज्यपाल के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसने भारी घपला किया है। जैसे अंग्रेज लूटते थे भारत को जब हम उनकी दास्ता में थे, उसी तरह उस राज्यपाल ने झारखंड को लूटने का काम किया है। और इसलिए क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उसको हटा देना ही काफी है? पूछताछ भी नहीं हो रही है उसके खिलाफ, अभी तक उसको बुलाया भी नहीं। आसाम भेज दिया, प्रमोट कर दिया, तो तरुण गोगोई आके वापस करवा सभापति दे महोदय, दिया था झारखंड में वहां, आज आप किसी भी यूपी में स्पॉट पर अपनी उंगली रखें, किसी भी स्पॉट पर झारखंड सरकार में, वहीं आप देखेंगे दलदल है, वहीं आप देखेंगे भ्रष्टाचार का भयंकर दलदल है। उंगली रखिएगा तो 5 चला जाएगा। और झारखंड का यहां सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश हो रहा है। ये तो मजाक है ना, ये मजाक है। और मैं कहता हूं इस मजाक को अंत करो। मैं राज्य मंत्री मीना जी से आग्रह करूंगा, इसको प्रेस मत करो, इसको वापस लो, और झारखंड की जो निर्वाचित सरकार होगी उसके ऊपर छोड़ो, वो आगे क्या करना चाहते हैं। और इस प्रकार भारत सरकार को आदर्श आचार संहिता जो लगता है चुनाव में, उसके घेरे में लाने का दुस्साहस आप मत कीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर होगा, झारखंड के लिए भी बेहतर होगा सभापति महोदय। और हाँ, इट विल बी बेटर फॉर पौंडीचेरी ऑल्सो। पुदुचेरी हाँ। रोड से पौंडीचेरी, पुदुचेरी। तो इसलिए सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बिल्कुल ही अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस सदन से पास हो। और झारखंड में इस सदन को 1 रुपया भी अतिरिक्त
खर्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक झारखंड को हम साफ सुथरा नहीं कर लेते, स्वच्छ नहीं बना लेते। तब उस प्रकार के सड़ी गली सरकार को और प्रशासन को हम 1 रुपए के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इतना ही निवेदन करें। और खाने के लिए नहीं देंगे।